अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक उसी चैप्टर का पार्ट है जो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वर्क, पावर और एनर्जी। उसी ही चैप्टर का ये कंपोनेंट है, पर इसको हमने अलग वीडियो में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडीकेट और ईकेट के लिहाज से। ठीक है, अब हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी mgh। उस फार्मूले वो फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है जबकि हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उसके बावजूद भी हमारे पास एक नया टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टॉपिक क्यों जरूरत पड़ी, इसकी इस कॉन्सेप्ट की क्यों जरूरत पड़ी, कहां पर mgh जो फार्मूला है वो फेल हो जाता है और फिर ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो इस पूरी चीज को डिस्कस करेंगे। और अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपसे पूछें कि ये एक कॉमन सवाल है कि सारी बॉडीज लो एनर्जी पे रहना चाहती हैं या हाई एनर्जी पे रहना चाहती हैं। ये सवाल है कि सारी बॉडीज जो होती हैं, ऑल बॉडीज इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू लिव एट अ लो एनर्जी और हाई एनर्जी। तो इसका जवाब है लो एनर्जी पे रहना चाहती हैं। बेटा सारी जो बॉडीज हैं वो किस चीज पे रहना चाहती हैं? लो एनर्जी पे रहना चाहती हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये जो मैंने आपको समझाया है कि लो एनर्जी पे रहना चाहती हैं, इस बात कहने का भी मकसद है। ठीक है, आगे इसको ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात क्यों की है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको धीरे धीरे इस टॉपिक के अंदर घुसेंगे। ठीक है ना, आपसे एक चीज डिस्कस करनी है, एनर्जी इंक्रीज इंक्रीज या किसी सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, कैसे पता चलेगा? सही, एनर्जी इंक्रीज कर रही है या तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सारी बॉडीज लो एनर्जी पर रहना चाहती हैं। अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है, अगर एनर्जी किसी सिस्टम की इंक्रीज कर रही है, तो बेटा हमने ऐसा कुछ सेटअप उसमें चेंजिंग लेकर आए, उन बॉडीज को नियर लेकर आ गए या उन बॉडीज की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, और फिर क्या हुआ उस चीज से जो हमने उनके उनके अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए क्रिएट कर दी। अगर एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं इस डिस्टर्बेंस की वजह से, या बॉडीज को जो हम नियर लेकर आए हैं या कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज की है, अगर उस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो बेटा इस सूरत में जब हम उससे वो स्ट्रेस हटाएंगे जो हमने उसको स्ट्रेस दी हुई है, जिससे उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही है या उनको करीब लेकर आए हैं, तो जैसे ही वो स्ट्रेस हम उससे हटाएंगे तो वो बॉडीज या वो सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा। और अगर एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं, अगर उस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं, हमने कुछ उसमें ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग लेकर आए या उन बॉडीज को करीब लेकर आए या उनमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेकर आए, तो उससे क्या हुआ कि अगर एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं तो वो बॉडीज अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाएगी या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगी। ठीक है ना, तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है हमें इस चीज से पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर पिछले टॉपिक में हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग पढ़ा था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी। अच्छा, अब ये स्प्रिंग एक ब्लॉक इसके साथ कनेक्टेड है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी बेटा? 1/2 kx², 1/2 kx²। ठीक है, अच्छा अगर मैंने आपको ये बताया था ये x कहां से मेजर किया जाता है? नेचुरल लेंथ से। ठीक है, कहां से मेजर किया जाता है? नेचुरल लेंथ से। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूं या इधर डिस्प्लेसमेंट करूं, ठीक है, या इधर डिस्प्लेस करूं इसको, तो दोनों केसेस में इसकी एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और दूसरी बात, अगर मैं इसको ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो ये बॉडी को जैसे ही मैं इसे स्ट्रेस हटाऊंगा, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगी। इसका मकसद ये हुआ कि जब मैंने इसको इधर स्ट्रेस दी और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, तो इसकी मैंने एनर्जी बढ़ाई, और कितनी बढ़ाई? 1/2 kx²। ठीक है ना, अगर मैं इतना लेके आ गया, इसको x डिस्प्लेस किया मैंने, तो मैंने कितनी इसकी एनर्जी बढ़ाई? 1/2 kx²। जैसे ही मैं ये स्ट्रेस इससे हटाऊंगा, जैसे ही मैं इससे ये स्ट्रेस हटाऊंगा, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगी। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ये x मैंने डिस्टेंस उसको आगे शिफ्ट कर दिया, तो फिर अगेन मैंने इसकी एनर्जी कितनी बढ़ा दी है? 1/2 kx²। क्योंकि जैसे ही मैं इससे रिलीज करूंगा, मैं जैसे ही इससे स्ट्रेस जो मैंने दी हुई है वो इससे रिलीज करूंगा, तो फिर से ये वापस अपनी जगह पर आना चाहेगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को
या किसी बॉडी या सिस्टम को आप क्या करते हैं, उसकी पोजीशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहती है। इसका मकसद ये हुआ कि आपने उसकी एनर्जी बढ़ाई है, ठीक है। वो अपनी एनर्जी को घटाना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो अपनी एनर्जी को घटाना चाहता है। क्लियर है ये बात? ओके। दूसरे भी काफी सारे मिसाल पढ़ेंगे हम। आप यहाँ पे देखें कि मिसाल के तौर पर इधर कि एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, ये चार्ज पड़ी हुई है हमारे पास, और एक बहुत दूर चार्ज पड़ी हुई है, वो भी प्लस ही चार्ज है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये पड़ी हुई थी, ऐसे समझ लें कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ी हुई थी, एक दूसरे के ऊपर कोई भी इंटरेक्शन नहीं दे रही, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा करीब लेकर आ गए, थोड़ा सा इसको चार्ज को हम करीब लेकर आ गए, ये इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान, इसको अंदर डॉट लगा देते हैं और इधर भी पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि कितना है बेटा, ये डिस्टेंस है r, ठीक है, कितना है r1 है। चलो अब इस चार्ज को हम करीब लेकर आ गए, थोड़ा क्या लेकर आ गए, करीब लेकर आ गए, ठीक है बेटा, क्या लेकर आ गए बेटा, करीब लेकर आ गए, ओके, करीब लेकर आ गए, इस चार्ज को हम करीब लेकर आ गए, और कितना दूर, कितना करीब लेकर आ गए, r2, सही, इतना सही। अब जैसे ही मैं इसको यहां से जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो यह वापस अपनी जगह पे जाना चाहेगा, वापस अपनी जगह पे जाना चाहेगा कि नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। अब थोड़ा सा इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेक करते हैं कि क्या एनर्जी बढ़ी है या घटी है। डेफिनेटली अगर वो वापस अपनी जगह पर जाना चाहता है, ये फिक्स है, ये मान लो ये फिक्स है, उसको हम जो है मूव करा के इधर लेकर आए। डेफिनेटली अगर ये वापस अपनी जगह पे जाना चाहता है तो इसका मकसद है कि हमने एनर्जी बढ़ाई है। फिर भी फार्मूले से चेक कर लेते हैं हम, U इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, KQ1Q2 बाय R, KQ1Q2 बाय R, सही। अच्छा, अगर देखें यहाँ पे ये वाली जो है सेटिंग है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, तब तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही है, तब तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही है, R1, सही ना, कितनी रही है R1, सही। और इसकी कितनी रही है, U इज इक्वल टू KQ1, मान लो ये Q1 है और ये जो है Q2 है और ये भी Q2 है, सही ना। तो इसकी जो एनर्जी होगी इस सिस्टम की, सही ना, ये वाला जो है, इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, U इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R2। अब मुझे ये बताएं, जितना R2 होगा छोटा उतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ज्यादा, और जितना R1 होगा बड़ा उतनी पोटेंशियल होगी कम। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या यहाँ की ज्यादा है, डेफिनेटली यहाँ की ज्यादा है क्योंकि R2 छोटा है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक हम अगर इस चार्ज को लेकर आए, इसका मकसद है कि इस पूरे सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पता कैसे चल रहा है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ेंगे, इसे स्ट्रेस रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पर जाना चाहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल समझा देते हैं कि मिसाल के तौर पर, अच्छा थोड़ा सा नीचे करके बढ़ देते हैं, ये मान ले ये हमारे पास एक बॉल है, ये ग्राउंड है, ये बॉल है, क्लियर, और ये कोई लेवल है और ये भी कोई लेवल है, ठीक है। इसी सेम ही बॉल को हम आगे ऊपर लेकर गए, इधर ये भी कोई लेवल है, ठीक है बेटा, ओके। चले, ये हाइट h1 है और ये जो हाइट है वो मान लें ये वाली हाइट जो है वो h2 है और ये पूरी हाइट h है, सही है। ये वाली हाइट क्या है, h1 है, ये h2 है, और h जो है वो बराबर किसके, h1 प्लस h2 के, सही है, क्लियर। अच्छा, अब बेटा जब मैं यहाँ पे ग्राउंड पे ये बॉल पड़ा था तो मैं इसको ऊपर लेके गया, मैं इसको क्या करके लेके गया, ऊपर लेके गया। जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो इसमें एबिलिटी है इस बॉल में कि ये वापस अपनी जगह पे आएगा। तो इसका मकसद क्या हुआ कि जब आप ग्राउंड से क्या करके गए, ग्राउंड से इस बॉल को लिफ्ट कर गए, किधर लिफ्ट कर गए, ग्राउंड से लिफ्ट कर गए टू, कोई इसको हम लेवल को नाम दे देते हैं, यहां ऐसे करें, टू h1 हाइट। तो हमने क्या किया, इसकी बेटा इसकी एनर्जी को बढ़ाया, क्योंकि ये वापस, इसमें एबिलिटी है इस बॉल में कि ये वापस अपनी जगह पे आएगा, सही है ना, ये वापस अपनी जगह पे आएगा, सही ना। ग्राउंड से लिफ्ट कर गए टू h1 हाइट, तो एनर्जी क्या करी, एनर्जी इसकी बढ़ी,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ी। सही है। अच्छा, ये बॉल इधर आ गया, सही है, मैंने ये बॉल इधर पड़ा हुआ था, इस लेवल पे पड़ा हुआ था, मैंने यहाँ पे रखा, क्या इसमें एबिलिटी है कि वापस अपनी जगह पे चला जाए? नहीं। इसका मकसद ये है कि जब ये बॉल यहाँ पे पड़ा था तो इसकी एनर्जी ज्यादा थी, और जब मैं यहाँ पे लेके आया तो इसकी एनर्जी कम हो गई। अब कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी पे खुद ब खुद नहीं जा सकता, ठीक है ना, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बॉल था, मैं इधर लेके आया तो इसमें एबिलिटी नहीं है कि ये वापस अपनी जगह पे चला जाए। इसका मकसद है कि मैं जब इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूं तो मैं एनर्जी कम कर रहा हूं, क्योंकि अगर एनर्जी बढ़ा रहा होता तो फिर ये वापस अपनी जगह पे जा पाता, ठीक है ना, इसमें इतनी एबिलिटी होती। इधर से समझो, अगर ये बॉल में इधर से इधर लेके गया, इधर से इधर लेके गया, जैसे ही मैं इसको इधर से छोड़ूंगा तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसका मकसद है कि यहां से यहां तक लेकर जाने में, यानी कि H1 से H2 में लेकर जाने से हमने अगेन एनर्जी को क्या किया है? इंक्रीज किया है। हमने एनर्जी को क्या किया है? इंक्रीज किया है। अब ये यहाँ पे आ गया, क्या इसमें एबिलिटी है कि ये वापस अपनी जगह पे चला जाए? तो इसका जवाब है नहीं। इसका मकसद ये है कि जब यहां से यहां लेकर आओगे तो आप इसकी एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हो, क्योंकि इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये वापस अपनी जगह पे चला जाए। क्लियर है ये बात? चले, अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब देखें, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था, वो हमारे पास था mgh फार्मूला था, ठीक है, हमने पढ़ा है। अब सुनिएगा इसमें इश्यू क्या है। अब हम ये इश्यूज पढ़ने लगे, ठीक है। तो मान लें हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ की कोई सरफेस है, उसमें ऐसे ऐसे जो है ऊपर नीचे जो है डेप्थ और जो है हाइट है कुछ, ठीक है ना, थोड़ी सी यूनिफॉर्मिसिटी नहीं है, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे चले गए और फिर हम ऐसे चले गए, ठीक है, ऐसे। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हमने माना कि हम, क्योंकि हम जो रेफरेंस पॉइंट है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले जो इश्यू आता है वो रेफरेंस पॉइंट का आता है, वो समझाते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या चीज? रेफरेंस पॉइंट का, ठीक है, समझना। पोटेंशियल एनर्जी जब हम ये वाला फार्मूला कैलकुलेट कर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, तो हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जो हम रेफरेंस पॉइंट जो हम लेते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट कौन सी होती है? सरफेस ऑफ अर्थ। क्या होती है बेटा? सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, ये तो बात है। मान लो कि हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो इधर की पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो जीरो होगी, सही है, और इधर की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऊपर है इससे, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने देखा कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? हाइट के। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। चलिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये इस रेफरेंस पॉइंट से बेलो है, तो जाहिर सी बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव। और ये वाली लेवल बराबर है, तो हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और ये वाली लेवल बराबर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब थोड़ा समझे कि ये रेफरेंस पॉइंट हमने इस वाली लेवल को माना, इस वाली लेवल को हमने क्या माना? रेफरेंस पॉइंट माना। इसलिए आज से ये वाली पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब हम रियलिटी में जब ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला mgh, तो हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट हम कौन सी लेते हैं बेटा? सरफेस ऑफ अर्थ लेते हैं। क्या लेते हैं? सरफेस ऑफ अर्थ। अब आपको ये पता है कि कोई बंदा कहीं पे भी रहेगा तो उस जगह को रेफरेंस पॉइंट लेगा, वो उसके लिए सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है ना, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे ही तो रहता है। कोई बंदा जहां पे भी रह रहा है वो उसके लिए वो रेफरेंस पॉइंट ही है, वो उसके लिए ही रेफरेंस है, ठीक है। मान लो कि ये अर्थ ही है,
और उस अर्थ की ये नॉन यूनिफॉर्मिसिटी की वजह से, क्योंकि वो आपको पता है अर्थ जो है अप डाउन होती रहती है, ठीक है, तो उस वजह से ये बंदा कोई यहाँ पे रह रहा होगा, कोई बंदा यहाँ पे रह रहा होगा, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, सही ना। कोई यहाँ पे रह रहा होगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि वो इसी जगह को, इसी लेवल को क्या मानेगा, वो इसी ही लेवल को क्या मानेगा, इसी ही लेवल को क्या मानेगा बेटा, रेफरेंस पॉइंट लेगा, और उसके लिए ये वाली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आया, क्लियर है ये बात। अच्छा, कोई बंदा इधर रह रहा होगा उसके लिए ये जीरो हो जाएगी, सही है। कोई बंदा इधर रह रहा होगा तो उसके लिए ये वाली जीरो हो जाएगी। कोई इस जगह पे रह रहा होगा, इस जगह पे, तो उसके लिए ये वाली रेफरेंस पॉइंट है, उसके लिए ये जीरो हो जाएगी। कोई बंदा इधर रह रहा होगा तो उसके लिए ये रेफरेंस पॉइंट होगी। इसका मकसद ये है कि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करने लगी है, तो कर रही है, ठीक है, हम मान रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, जो बंदा यहाँ पे रह रहा है उसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव रह रही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सुनना, इशू क्या है, जो बंदा इधर रह रहा है उसके लिए, क्योंकि उसने इस वाली लेवल को, जो जहां पे रह रहा है उसके लिहाज से उसके लिए वो रेफरेंस पॉइंट है। इस बंदे के लिए ये वाली तो हाइट है, तो उसके लिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये उससे बिलो है तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए, और ये इससे अप है तो इसके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये सेम लेवल पे रह रहे हैं तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए। पर अगर इस बंदे के हिसाब से देखें तो उसके लिए तो रेफरेंस पॉइंट ये है, इस बंदे के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे भी नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो मतलब इस बंदे के लिए इधर की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए, सही है, और इस बंदे के लिए यहाँ पे, इस बंदे के लिए, इस पर्सन के लिए यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए, और इधर की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब ये चीज डिपेंड करने लग रही है कि बंदा कहाँ खड़ा है, और ये ऐसी चीजें तो फिजिक्स में जो है वो काउंटेबल नहीं होती कि भाई पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है, कि हमने सरफेस ऑफ अर्थ की कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि कोई कहीं पे रह रहा है तो वहां पे रेफरेंस ले रहा है, और कोई कहाँ पे रह रहा है तो वहीं पे रेफरेंस ले रहा है। कोई अगर किसी माउंटेन पे रह रहा है तो उस जगह को जो है वो क्या ले रहा है, रेफरेंस ले रहा है, ठीक है ना, जबकि ग्राउंड के हिसाब से वहां की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पर उस बंदे के हिसाब से वहां की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, वहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और ग्राउंड वालों की पोटेंशियल एनर्जी उस बंदे के जो माउंटेन पे रह रहा है उसके लिए, जो माउंटेन पे रह रहा है ग्राउंड वालों की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। तो ये तो मतलब डिपेंड करने लग रहा है कि बंदा कहाँ पे खड़ा है। तो सरफेस ऑफ अर्थ की हमने देखा कोई खास मीनिंग नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो हमारे पास है, जो इश्यू है, वो क्या है कि इस फार्मूले में हमने सरफेस ऑफ अर्थ को ही क्या मानते हैं बेटा, रेफरेंस लेते हैं। दूसरा फार्मूला, दूसरा जो इसमें इश्यू है वो वैलिडिटी है, वैलिडिटी, वैलिडिटी कि ये वैलिडिटी ऑफ एमजीएच, वैलिडिटी ऑफ एमजीएच कि ये वैलिड कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता। देखे कैसे, अब सुने मेरी बात, सुने समझे। अब यहाँ पे जब हम इस पूरे फार्मूले की डेरिवेशन कर रहे थे, यहाँ पे ये जो हमने चीजें मानी, और जब हमने वन शॉट वीडियो में इस चीज को डिस्कस किया तो वहां पे माना था कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से एफ जो होगी वो क्या होगी, एफ जो होगी वो कांस्टेंट होगी, एफ जो होगी वो कांस्टेंट होगी, एफ क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। पर हमने देखा कि एफ जो है वो कांस्टेंट नहीं है। हम क्यों नहीं है कांस्टेंट, समझना थोड़ा। एफ कांस्टेंट नहीं है, क्यों, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जैसे जैसे हम आर आगे जाएंगे तो फोर्स क्या होगी बेटा, फोर्स क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे हम आर आगे जाएंगे तो मतलब फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब और भी सुन ले, इधर से समझ ले, आसान समझाता हूँ बेटा। ये जो जी है, ये जो जी है, ये जी क्या, ये तो हाइट पे डिपेंड करने लग जाती है क्या, ये हमेशा, ये तो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ जी जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। पर हमें ये पता है कि जैसे जैसे हम ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अल्दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फार्मूला mgh, जी बोल रहा है कि डिक्रीज करनी चाहिए, एच बोल रहा है कि इंक्रीज करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे भी क्या है, जैसे जैसे सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएं, हाइट ऊपर जाएं, तो एच बोल रहा है कि एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, और जी बोल रहा है कि एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। और दूसरी बात ये समझो कि जी जो है नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म है,
नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम कब यूज कर सकते हैं? whenever we near to the surface of earth, whenever we near to the surface of earth, चलो मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये वाला फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमेशा हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जी कांस्टेंट नहीं होती, जी कांस्टेंट नहीं होती। सही है। तीसरा फार्मूला क्या है? तीसरा फार्मूला यही चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा। फार्मूला नहीं, इशू क्या है कि देखें, फोर्स जो है वो क्या करना चाहती है? नॉन यूनिफॉर्मिसिटी है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मिसिटी सिटी। बेटा मेरी स्पेलिंग इंग्लिश जो है थोड़ी सी बहुत अच्छी है, इसलिए आप चेक कीजिएगा स्पेलिंग को, ठीक है? नहीं तो स्पेलिंग मैटर नहीं करती, यू नो। तो F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा बिल्कुल करती हैं, G m1m2 बाय आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है? mgh। अब आपको ये पता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी जो भी होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स और उस बॉडी की लोकेशन या पोजीशन का एक रिलेशन होता है। सही ना? क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स और बॉडी की लोकेशन यानी कि पोजीशन का एक रिश्ता होता है, एक लिंक होता है, उसी से वो फार्मूला बनता है। जैसे यहां पे देख लो, mg क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, सही ना? क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और h क्या है? h उस बॉडी की लोकेशन है। उस दोनों का एक लिंक होता है, उसी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे काफी सारी पोटेंशियल एनर्जीज है। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। खैर, तो अब यहाँ का यानी कि इस कंजर्वेटिव फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना? इसका और उस बॉडी की लोकेशन का आपस में एक रिलेशन होता है, उसी को ही पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। अब देखिए इधर समझे, ये इधर और इधर जो है ये सेम चीजें नहीं है, ये कुछ और कहना चाहता है, ये कुछ और कहना चाहता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आर बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी, और यहाँ पे क्या है? एच बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ये वाला कह रहा है कि हाइट ज्यादा जाने पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और ये कह रहा है कि अगर आप भाई सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाओगे, क्या जाओगे? सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाओगे, जितना रेडियस, जितना डिस्टेंस आप ऊपर जाओगे तो फोर्स घटेगी। तो ये वाली बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही। हमें तो ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन इनवर्स हो। क्या हो? इनवर्स हो। किससे? यहाँ पे तो फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ। तो हमें तो ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें दोनों चीजें इनवर्स में आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा वीडियो को देख लूं कि चल रहा है या नहीं। ओके, मैच भी चल रही है। ओके, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये थोड़ा सा इश्यू है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब थोड़ी बात समझे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इश्यू क्या था? रेफरेंस पॉइंट का, थोड़ा सा समझना। अब हमें कोई ऐसी रेफरेंस पॉइंट लेनी है, यहाँ पे रेफरेंस बेटा सरफेस ऑफ अर्थ को ले रहे थे, तो जहां जहां जो भी रह रहा था वहां पे जो है उसको अपनी रेफरेंस पॉइंट ले रहा था, ठीक है ना। उसके हिसाब से हर किसी के लिए जो है अपने रिलेट में दूसरी पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट आ रही थी, ठीक है। कि कोई बंदा देख रहा है तो उसकी रेफरेंस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी उसके हिसाब से। मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की सरफेस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। जो मेरे नीचे वाले होंगे उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी वही सरफेस ऑफ अर्थ पे रह रहे होंगे पर थोड़ा सा डेप्थ में, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे लिए नेगेटिव में होगी। जो मेरे ऊपर रहते हैं तो उनके लिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे लिए क्या होगी? क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। पर जो ऊपर रहते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी उनके लिए 0 होगी, और मेरी पोटेंशियल एनर्जी उनके लिए क्या होगी? नेगेटिव होगी। सही है। तो रेफरेंस पॉइंट बड़ा इश्यू कर रही है, ठीक है। अब हमें ऐसी रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो कि इन चीजों के ऊपर डिपेंड ना करे, ठीक है ना। ऐसी रेफरेंस पॉइंट चाहिए जो इन चीजों के ऊपर डिपेंड ना करे। तो हमने वो रेफरेंस पॉइंट ली इंफिनिटी। कौन सी ली? इंफिनिटी। थोड़ा सा इधर से समझो, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। पाई तो आपने सुना है, बहुत फेमस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 3.14 और आगे चलता रहता है। सही है। अब सुनना मेरी बात, अगर 3 से मैं आगे पूछूं कि कितने नंबर, यहां से इधर से 1 से कितने आगे नंबर है? तो इनफाइनाइट। 4 से कितने नंबर है आगे? इनफाइनाइट। इधर कोई नंबर होगा, मैं आगे पूछूं कितने नंबर है? इनफाइनाइट।
सही ना, क्योंकि इधर से भी इनफाइनाइट नंबर है, इधर से भी इनफाइनाइट नंबर है, इधर से भी इनफाइनाइट नंबर है, आगे इनफाइनाइट नंबर है, तो इधर इनफाइनाइट नंबर। अच्छा इधर से देखूं कि ये वाला नंबर यहाँ पे जो नंबर होगा ये यहाँ से कितना दूर है, इनफाइनाइट। ये वाला यहाँ पे कितना दूर है, इनफाइनाइट। ये वाला यहाँ पे कितना दूर है, इनफाइनाइट। मतलब यहां से अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी को ले रहा हूं तो सारे जो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं उनकी जो दूरी है यहां से वो इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। मतलब अगर हम इंफिनिटी को ले रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी को ले रहे हैं, तो इससे ये हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा कि आप इधर रह रहे हैं, डाउन रह रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ कहीं पे कहां पे भी रह रहे हो, आप हर किसी की पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी। क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि हम इन्फिनिटी से देख रहे हैं किसी चीज को। क्या देख रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। दो डेफिनेशंस लिखूंगा, एक पंजाब बोर्ड से या केपी के बोर्ड से होगी और एक जो होगी वो सिंध बोर्ड से होगी। ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट h from the center of earth with center of earth with respect to infinity, with respect to infinity, at which gravitational field becomes zero। सही है, ये सिंध बोर्ड के हिसाब से है। दूसरी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, amount of work done by gravitational field moving the object from that point to infinity, where gravitational field becomes zero। मार्कर बिल्कुल काम छोड़ गई है, मैं दूसरी ले लेता हूं। चलें देखें, ये काम कर रही है कुछ। ठीक है, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट h, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विथ रेस्पेक्ट टू इंफिनिटी। किसके रेस्पेक्ट में, इंफिनिटी के, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होता है, E इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। सही है, क्लियर ही है, ओके, ये फार्मूला होता है। चलो, तो यहाँ पे आर क्योंकि इंफिनिटी होगी, ठीक है, ये आर इंफिनिटी होगी, तो फिर क्या होगा बेटा, ये जीरो हो जाएगी। क्लियर है, चले, या यहाँ पे दूसरा फार्मूला क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेट पॉइंट अब कोई भी हो सकती है, फाइनाइट पॉइंट, डेट पॉइंट टू इंफिनिटी वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स जीरो। ठीक है, यही चीजें हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इसी ही डेफिनेशन को यूज करते हुए इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। सही है, क्लियर है बेटा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बेटा, चलिए कोशिश करेंगे वन बोर्ड पे ये सारा फार्मूला ड्राइव हो जाए। ये हमारे पास अर्थ का गोला, क्लियर, और ये हमारे पास कोई हाइट है h, और ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये हमारे लाइन ले रहे हैं, कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से।
ये लाइन सीधी सीधी आ जाए, चले सीधी तो नहीं आ पाई, खैर है, चलो ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, r1 है। सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिस्टेंस है, r1 है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये वाला डिस्टेंस इधर कर लेते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, सेंटर से r2 है, और बीच में भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई आर्बिट्री पॉइंट है यहां से ये, ठीक है, ये वाला, और ये वाला हम ले लेते हैं r है, कितना है, r है, सही है, क्लियर है बेटा। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जब हम फार्मूला लगाते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका फार्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। ये g जो है वो कांस्टेंट, अच्छा ये 0.1 है, ये 0.2 है, सही है, और ये वाली इंफिनिटी है। इस पॉइंट को मैं a भी बोल सकता हूँ और इस पॉइंट को मैं b भी बोल सकता हूँ, ठीक है, या इस पॉइंट को मैं भी बोल रहा हूँ, चले ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इधर से इधर तक लेकर जाने में g तो कांस्टेंट नहीं होगी, या इधर से इधर तक मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक अगर बॉडी को लिफ्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक, उसमें g तो कांस्टेंट नहीं होगी, तो मतलब ये वाला फार्मूला तो एप्लीकेबल नहीं है, सही ना। यहाँ इस फार्मूले से मुझे mgh में नहीं निकाल सकता, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये हाइट बहुत ऊपर है, ठीक है, यहाँ तक हम ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। या यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मुझे वर्क निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगी, फोर्स, सही ना, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, फोर्स, और फोर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि फोर्स जो है वो r पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखें इधर, देखें फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 बाय r स्क्वायर, सही, तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। जैसे जैसे r बढ़ेगा फोर्स घटेगी, तो फोर्स भी डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। और मार्कर देख लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक सीधा वर्क ना निकालें, हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास ये डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास डिस्टेंस है, या यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको बहुत सारे टुकड़ों में बांटें, और बहुत सारे टुकड़ों में बांटें, और जो एक एक टुकड़ा हो यहाँ पे, ये जो एक एक पीस हो, ये वाला दिखने में बड़ा नजर आ रहा है, पर ये जो है बहुत छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है, बहुत छोटा होना चाहिए ये वाला, सही, क्लियर है। तो फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पर अब ये वाला बहुत छोटा होना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, इधर अगर मुझे फोर्स निकालनी है, इधर वाली क्या निकालनी है, इधर वाली फोर्स, क्लियर है, ये वाली फोर्स मुझे निकालनी है। अच्छा, एक और बात भी सुन लो कि ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक है ना डिस्टेंस, ये वाला क्या है, डेल्टा आर है, क्या है, R2 माइनस R1, ये वाला क्या है बेटा, R2 माइनस R1, सही है। अच्छा, अब मुझे इस एंड पे, पॉइंट ए के एंड पे, इधर वन के एंड पे अगर मुझे फोर्स निकालनी है, क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है, तो वो क्या होगी, F1 इज इक्वल टू जी, एक तो अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यहां से लेकर जा रहा हूं इधर ऊपर तक, तो m बाय R1 स्क्वायर, ये पॉइंट 1 के एंड पे, और पॉइंट 2 के एंड पे क्या होगी फोर्स बेटा, Gm बाय R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर फोर्सेस अलग अलग है, ठीक है ना, क्या है, फोर्स अलग, क्योंकि R अलग अलग है तो फोर्सेस अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज निकालेंगे, सही है ना, क्या किसकी एवरेज निकालें, जो इधर इस एंड पे है, जो सेकंड वाले एंड पे फोर्स है उसकी एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज। तो F मैं छोटा छोटा कोशिश करके लिखूंगा, G तो ये होगा F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2, सही है, कोशिश करता हूं, देखता हूं आ रही है कैमरा में, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएं तो ये Gm बाय क्या बेटा, R1 स्क्वायर प्लस Gm बाय R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2,
सही। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, जी एम ई एम कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जी एम ई एम बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1/r1² प्लस 1/r2²। क्लियर है? अच्छा ये बात आ गई। अब देखिए डेल्टा आर किसके बराबर है बेटे, डेल्टा आर इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, चले डेल्टा आर किसके बराबर है, डेल्टा आर बराबर है R2 माइनस R1 के। सही है, तो R2 किसके बराबर होगा, R2 बराबर होगा डेल्टा आर प्लस R1 के। क्लियर है? अच्छा ये इसके बराबर होगा। चल F इज इक्वल टू जी, ये कहां से एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। F इज इक्वल टू जी एम ई एम बाय 2 R2² प्लस R1² डिवाइडेड बाय R1² R2²। एलसीएम किया हमने। क्लियर? अच्छा अब R2 किसके बराबर है बेटा, डेल्टा आर R1 के, तो जी एम ई एम बाय 2 R2 किसके बराबर है, इसके बराबर है डेल्टा आर प्लस R1 होल स्क्वायर प्लस R1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1² इंटू R2²। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू जी एम ई एम बाय 2, सही है, और ये हो जाएगा डेल्टा R² प्लस 2 डेल्टा आर R1 प्लस R1², सही है, प्लस R1² डिवाइडेड बाय R1 R2 R1² R2²। क्लियर? अब ये डेल्टा आर बहुत छोटा होगा, दिखने में यहाँ पे बड़ा आ रहा है पर ये बहुत छोटा होगा, हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस में इसको काटा है। ठीक है, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा होगा, यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा, ठीक है ना, ये बहुत छोटा छोटा होगा, और उसका भी अगर स्क्वायर लिया जाए तो ये बहुत छोटा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर 0.1 है तो उसका स्क्वायर 0.01 होगा। ठीक है, तो बाकी ये बचेगा, और ये R1 और R1 हो जाए, 2R1² हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारे पास जी एम ई एम बाय 2 और ये 2R1² प्लस 2 डेल्टा आर R1 अपॉन R1² R2² हो जाएगा। क्लियर है? ये यहाँ से 2R1 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 2R1, जी एम ई एम बाय 2R1 कॉमन निकलेगा, तो बाकी क्या बचेगा, R1 प्लस हाँ R1 प्लस, कोई मैंने गलती गड़बड़ी तो नहीं की है मैंने, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे R1 बचेगा और यहाँ पे डेल्टा आर बचेगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, R1² R2²। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे ये वाला काट दें, ये और ये कट गया, ये इसमें से एक कट गया। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, F इज इक्वल टू जी एम ई एम बाय 2। क्लियर? और 2 तो कट गया, और बाकी क्या बचा, R1 प्लस डेल्टा आर अपान R1 R2²। क्लियर? अब R2 की डेल्टा आर की वैल्यू रख दें, किसकी वैल्यू रख दें, डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। क्लियर है? अच्छा, डेल्टा आर की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा जी एम ई एम बाय R1 R2² और ये R1, सही है। क्लियर? और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2², और यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा, ये तो उधर आ गया, ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा इधर। तो बाकी जो फाइनली हमारे पास फार्मूला बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, जी एम ई एम अपान, इसको इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं बच रही, चलो इधर ही लिख लेते हैं, जी एम ई एम अपान, चेक कर लेता हूं मैं फाइनली कि इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, R1 R2, सही है, ओके आ रहा है। ठीक है बेटा, ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एवरेज फोर्स है। ठीक है, इस एंड और इस एंड के
दरमियान जो फोर्स है, इस एंड और इस एंड पे जो फोर्स है उसकी एवरेज फोर्स ये आई है हमारे पास। ठीक है, क्लियर ये बात? ओके, चले अब आगे चलते हैं हम। अब समझे, वर्क डन इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम work done in lifting object from 1 to 2 by an applied force। अब समझे, ये जो हम लेके जा रहे हैं ऊपर, वो कौन, कोई है एक्सटर्नल एजेंट जो कि लेके जा रहा है, इधर से इधर लेके जा रहा है। ठीक है, वर्क डन इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2 बाय एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अच्छा सुनना, इधर यहां से किसी बॉडी को लेकर जाना है ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा आर ऊपर हो रहा है, और फोर्स भी एक्सटर्नल एजेंट ऊपर लगाएगा। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स होगी वो किधर होगी, ऊपर होगी। और कितनी लगनी चाहिए, तो वो फोर्स कितनी लगनी चाहिए, GMEM बाय आर स्क्वायर, इतनी लगनी चाहिए, है ना, इतनी फोर्स लगनी चाहिए, फोर्स ये जो लगी है हमारे पास, ये जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू GMEM बाय एवरेज फोर्स कितनी है बेटा, R1 R2, इतनी फोर्स लगनी चाहिए। ठीक है, और ये फोर्स भी किधर है, ऊपर। ये फोर्स किसकी है, एवरेज फोर्स है, पर किसकी है, जो अप्लाइड फोर्स है ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ऊपर की तरफ, क्लियर है ये? ओके। तो ये वर्क डन हमें निकालने के लिए, यहां से ऐसे निकालने के लिए हमें ये पता है कि F जो हो जाएगा वो F हो जाएगा, और डेल्टा R जो हो जाएगा, डेल्टा R वो, उसको हम R मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, डेल्टा R, क्लियर, डेल्टा R मान रहे हैं, क्लियर ये? अच्छा, तो ये हम यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन 1 to 2, तो कैसे निकलेगा, F डेल्टा R। अब एंगल दोनों के दरमियान 0 होगी, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो फोर्स कितनी लग रही है बेटा, GMEM बाय R1 R2, इसको मैं उसके नीचे लिख दूंगा। और ये डेल्टा R किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा R होगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है, अच्छा, वर्क डन 1 to 2 बाय एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा, GMEM, ये इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो R2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर क्या बनेगा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये वर्क हमारे पास किस तरह से आया है, ये वर्क आया है जब आप बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं, कहां से, 1 से 2 पे। अब हम सिमेट्री को यूज करेंगे, बार बार मेहनत नहीं करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, सिमेट्री को यूज करेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, वर्क कहां से कहां, 2 से 3 बाय अप्लाइड फोर्स, है ना, वर्क डन इन लिफ्टिंग बॉडी फ्रॉम 2 to 3, सही है, 2 to 3 बाय अप्लाइड फोर्स, तो वो कितना होगा, सिमेट्री को यूज करेंगे 2 to 3, तो कैसे होगा, GMEM 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R3, सही है, 1 अपान R3। ऐसे हम करते आए और सिमेट्री को यूज करेंगे, तो वर्क डन n to n minus 1 सही है ना, तो ये कितना होगा, GMEM 1 अपान R(n-1) 1 अपान RN, सही है, ये वर्क होगा, सही है, ये वर्क होगा, क्लियर है ये बात? चले देखते हैं, वीडियो चल रहा है, ओके, ठीक है, ये इतना वर्क होगा, क्लियर है। चले अब टोटल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B, A से लेकर B तक, ठीक है, यहां तक लेकर जाने के लिए कितना होगा वर्क डन, सही है, N से लेकर N, वर्क डन कहां से लेकर 1 से लेकर N तक, कैसे निकाला जाएगा, वर्क डन 1 to 2, वर्क डन 1 to 3, सॉरी 2 to 3, वर्क डन
3 to 4 और ऐसे करते करते वर्क डन n-1 टू n सॉरी इधर गलती कर दी, उल्टा लिख लिया, n-1 टू n, वर्क डन n-1 टू n, ठीक है। अच्छा अब सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, वर्क डन n-1 टू n इक्वल टू GMEM कॉमन निकालेंगे हम 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है, माइनस प्लस 1/R2 माइनस 1/R3 और ऐसे करते 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 हमारे पास क्या आया, माइनस प्लस 1/Rn-1 माइनस 1/Rn। अब इससे n-2 भी होगा, सही ना, n-2 भी होगा तो वो माइनस का होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे आगे प्लस का होगा, तो ठीक है, R2 माइनस यहाँ पे प्लस का होगा, 1/R3 माइनस 1/R4 वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेंगे कौन, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा, तो ये लिखेंगे वर्क डन 1 to n, यहाँ A to B ऐसे भी बोल सकते हो, सही है, तो ये क्या होगा GMEM बाय, इधर लिख लेते हैं 1/R1 से लेके माइनस 1/Rn तक, ठीक है। अच्छा ये वर्क डन है कहां से कहां तक बेटा, 1 से लेकर A से लेकर B तक, कहां से लेकर A से लेकर B तक, ठीक है ना, अप्लाइड फोर्स की वजह से, और यही पोटेंशियल एनर्जी है कहां से लेकर कहां तक बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी B पे है, किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, पर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए A पे, किस पे चाहिए, A पे चाहिए, किसके रेस्पेक्ट से, B के रेस्पेक्ट में, मतलब यहाँ के रेस्पेक्ट में इधर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, इधर पोटेंशियल एनर्जी, या इधर नहीं निकालते, चलो इधर निकाल लेते पहले, फिर इसको जनरल करते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। चले तो हमें क्या चाहिए, इसका उलट, ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख लो, ये पोटेंशियल एनर्जी बी पे विद रिस्पेक्ट टू ए, ये वाली है, सही है। हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, समझ में आया, फाइनल ये वाली यू ए माइनस यू बी, इसको हम डेल्टा यू बोलते हैं, सही है, और फिर इसका उलट होगा माइनस W 1 to n, इसका उलट होगा बेटा, ये 1 to n था, n to 1 to n का उलट होगा, मतलब नेगेटिव होगा, क्या होगा, ये जो 1 to n आया है उसका नेगेटिव, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक उसका क्या होगा, नेगेटिव, सही। अगर मुझे वर्क निकालना है यहां से लेकर यहां तक, जो वर्क यहां से लेकर यहां तक आया है उसका क्या होगा, निगेटिव, समझ में आया, जो वर्क यहां से लेकर यहां तक आया है उसका क्या होगा, निगेटिव, अगर मुझे यहां पर निकालना है, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे वर्क क्या चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे वर्क यहां से लेकर यहां तक चाहिए, मुझे यहां से लेकर यहां तक चाहिए, ठीक है, तो क्या करूंगा, मैंने यहां से लेकर यहां तक का निकाला है ना, उसका जस्ट उलट कर दूं, उसका जस्ट माइनस लगा दूं, सही है ना, उसका जस्ट माइनस लगा दूं, सही ना, यहां से 1 से लेकर n तक मैंने ये वर्क निकाला, इसका निगेटिव ही, इसी का निगेटिव ही क्या बन जाएगा, जो वर्क यहां से यहां तक होगा, सही है, बी से लेके ए तक होगा, चले क्लियर। अच्छा बी की पोटेंशियल एनर्जी तो हमने जीरो मानी है, बी की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, ठीक है। अच्छा इंफिनिटी पे उसको रेफरेंस पॉइंट माना है, जीरो माना है, सही है, बाकी ये बचा, तो ये डेल्टा यू, इसी ही को हम क्या बोलेंगे, अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, अब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस W1 माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस लगाएंगे तो बेटा यहाँ प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगी, और GMEM यानी कि ये उल्टे हो जाएंगे, 1/Rn माइनस 1/R1। अब क्योंकि हमने, अच्छा ये वाली चीज क्या मानी है, हमने n को क्या माना है, n कहां पे, इंफिनिटी पे है, तो ये टर्म भी चला जाएगा, सही है। अच्छा इसको अभी और लिख लेते हैं, डेल्टा u इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, आगे लिख लेते हैं, सही है। इसको और इधर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा यू यानी कि यू ए माइनस यू बी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने ये वाले मानी हुई है, बी वाली, तो ये हो जाएगा GMEM 1/n क्या है, इंफिनिटी है,
तो इन्फिनिटी 1/∞ 0 हो जाता है, बाकी -1/r1। अच्छा, यू ए इक्वल टू, इसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट, और -GMEM/r1। ये पोटेंशियल एनर्जी है 8r1 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ whenever you are taking reference point infinity, you are taking reference point infinity। सही है, ओके गुड। अब हमें ये r1 पे मिला है ना, किसी स्पेसिफिक पे, हम तो इसको ऑर्बिट्री रखेंगे, कोई वैल्यू क्या रखेंगे, ऑर्बिट्री। तो r1 हम क्या करेंगे, r ले लेते हैं, तो u एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -GMEM/r। ये आ गया हमारे पास फार्मूला एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है? मैं थोड़ा देखता हूं कि ये चल रहा है या नहीं, तो आगे इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब हम इन दोनों फार्मूलाज का करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम, ठीक है, कि ये फार्मूलाज क्या क्या हमें मैसेज देते हैं। चले ये देखें बेटा कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला कहता है कि देखें, अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, एम जी एच इधर ऊपर सारी एम जी ये सारे पॉजिटिव हैं, एम तो मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है, जी इधर पॉजिटिव, ठीक है ना, और एच भी पॉजिटिव है हमेशा, तो फिर क्या होगा कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पर देखें कि अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो क्या लिखेंगे हम, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज, पहला फर्क ये है कि इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात सुनिए बेटा कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ बेटा, एच के साथ, और यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर पे। सही है, मतलब ये वाला फार्मूला कहता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो गिरेगी, और यहाँ पे ये वाला फार्मूला क्या कह रहा है कि जैसे जैसे एच बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। सही है, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है वो है 5, यहाँ 14, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 8, और ऐसे से आगे, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, यहाँ पे है मान लें 2, और यहाँ पे है 4, और यहाँ पे है 6, और यहाँ पे है 8। सही है, इस तरह का। और इसी तरीके से ऊपर क्या है 10, और यहाँ पे 12, और 14, और ऐसे ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे नीचे होएंगे हम, जैसे जैसे हम जितना आर छोटा होगा उतनी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जितना आर बढ़ेगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो गिरेगी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 14, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, 6, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 10, 14, 12, 10, 8, 6। सही है, और फिर 2। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं हम यहाँ पे कुछ चीजें। तो स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहाँ पे तो पहला डिफरेंस ये है कि ये वाला फार्मूला कहता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यानी कि एनर्जी बढ़ेगी, और ये वाला फार्मूला कहता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी घटेगी। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। आपने ये वाली चीज तो आप भूल गए। सही, ये क्या कहता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी क्या होगी, हर पॉइंट पे नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब आपको ये बेटा पता है कि नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है वो एक्चुअली में छोटी नहीं होती, वो वैल्यू बड़ी होती है। जितनी नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है वो उतनी क्या होती है, बड़ी होती है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू क्या होती जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, और नेगेटिव वैल्यू का कम होना
का मकसद क्या है कि एनर्जी बढ़ रही है। अब यहाँ पे तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे जैसे जैसे पॉजिटिव नंबर बढ़ रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ का भी मकसद यही नेगेटिव साइन लग गई ना, तो इसने पूरी कहानी को चेंज कर दिया है। अब दोनों जो बात कहना चाहते हैं वो सेम ही है, तरीका दोनों का अलग अलग है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, और नेगेटिव वैल्यू का कम होना मकसद क्या है कि इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, सही है ना। सो एब्सोल्यूट gravitational potential energy becomes less and less negative, सही ना, लेस नेगेटिव होती जा रही है। इसका मकसद क्या हुआ कि इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है, सही है। समझ में आया? ओके सर, समझ में आ गया। अब तीसरी पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट लिखवाई जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी पॉइंट क्या हम लिखेंगे कि आप देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल एनर्जी चेक करना चाहें तो mgh, यहाँ पे h क्या है? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी आएगी? इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी 0, सही ना, क्या आएगी? और 0। और यहाँ ये सरफेस ऑफ अर्थ है। क्या है ये? सरफेस ऑफ अर्थ है, सही। इस वाली जगह को, इस वाली लेवल को सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, उस पॉइंट को हम क्या लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट। क्या लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट, सही है बेटा। मतलब इस फार्मूला, जब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा? mgh वाला फार्मूला यूज करेंगे, तब जो हमारी रेफरेंस पॉइंट कौन सी होगी? सरफेस ऑफ अर्थ होगी, सही ना। जहां पर एनर्जी हमारी 0 आती है वही रेफरेंस पॉइंट होती है, और रेफरेंस पॉइंट हमारी कहां पर है? सरफेस ऑफ अर्थ पे है, सही है। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सही है। इधर से देखें बेटा, यहां से तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो क्या है? -GMEM/r, और r की वैल्यू अगर इंफिनिटी रखें तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या हो जाती है? 0। क्या हो जाती है? 0, सही है। मतलब इंफिनिटी पे हमारी क्या हो जाती है? इंफिनिटी, इस पे क्या हो जाती है? इस पे क्या हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है एनर्जी। और यहाँ की इस फार्मूला जब यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला जब यूज करेंगे, तब हमारी रेफरेंस पॉइंट कहां पे होगी? इंफिनिटी पे। ये इंफिनिटी हमारी क्या होगी? रेफरेंस पॉइंट होगी। समझ में आया? क्लियर है? ओके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने ये देखा, क्या देखा कि सरफेस ऑफ अर्थ, क्या चीज? सरफेस ऑफ अर्थ एंड आर या इंफिनिटी, सरफेस ऑफ अर्थ आर इंफिनिटी, बोथ कैन बी chosen as a reference point, as a reference point, हम दोनों को एज अ रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। अच्छा, क्लियर। अब दूसरी बात बेटा कि यहां पे हम देखें कि वैल्यू क्या हो रही है? वैल्यू यहां से कि वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है, लार्जर निगेटिव है, सही ना। बड़ी वाली निगेटिव वैल्यू है, यहाँ छोटी निगेटिव है, फिर निगेटिव छोटी 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 होती जा रही है ना। क्या होती जा रही है? छोटी छोटी होती जा रही है, सही है। अच्छा, अब निगेटिव वैल्यूज में 0 सबसे बड़ा होता है। निगेटिव वैल्यूज में 0 सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यूज में क्या होता है बेटा? 0 सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है? अब ऐसे लग रहा है कि सर यहां से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी घट रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है बेटा। यहां से नेगेटिव वैल्यूज कम होते जा रहे हैं, तो 0 नेगेटिव वैल्यूज में सबसे बड़ा होता है। तो यहां से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, और 0 जहां पर आ गई वो हमारी मैक्सिमम एनर्जी है। क्या है? मैक्सिमम एनर्जी है। और इधर से तो नजर आ ही रहा है कि पॉजिटिव नंबर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। अब देखें, लग ऐसे रहा था कि इसके रिजल्ट्स और इसके रिजल्ट्स बिल्कुल अपोजिट है, पर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला क्या कह रहा है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी मैक्सिमम होगी, इंफिनिटी पे हमारी एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और ये भी कह रहा है जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये वाली वो लेवल होगी जहां पर एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। दोनों का तरीका अलग अलग है, पर बात वही सेम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंफिनिटी पे
एट इंफिनिटी, यहां पे इस ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो सरफेस ऑफ अर्थ पे 0 होगा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, एट इंफिनिटी द, यहां से लिखो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इंफिनिटी। अब 0 तो है पर क्या है, बट मैक्सिमम, 0 तो है पर मैक्सिमम है। दूसरी बात बेटा, अब नेगेटिव साइन का बहुत बार आपको मतलब समझा चुका हूं कि यहाँ पे देखें जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे सबसे मिनिमम होगा, नेगेटिव वैल्यू का बढ़ना, यानी कि जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होगी, तो सबसे मिनिमम एनर्जी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। सही है, सबसे मिनिमम एनर्जी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। एक और बात समझें कि इधर मिनिमम एनर्जी कौन सी होती है, 0 होती है, पर इधर से मिनिमम एनर्जी क्या होती है बेटा, इधर मिनिमम एनर्जी नॉन निगेटिव होती है, नॉन 0 होती है, पर होती सरफेस ऑफ अर्थ पे निगेटिव होती है। सही है, पर यहाँ पे है तो जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वैल्यू निगेटिव में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाने का मकसद क्या है कि वैल्यू कम होती जा रही है और सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। सही है, और इधर इधर से भी वैल्यू कम होती 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 यहाँ पे 0 हो रही है, यानी कि एट सरफेस ऑफ अर्थ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, क्या होगी, मिनिमम होगी। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सुने, वो इंपॉर्टेंट है। मान लें कि ये मार्कर है, मैं कहूं यहां पर जब ये मार्कर है तो इसके पास है एनर्जी 10 जूल, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की नहीं है कि ये मार्कर यहां पे है तो इसके पास 10 जूल है, और फिर मैं कहूं कि यहां पे मार्कर है तो इसके पास है 15 जूल, तो ये भी इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है। पर ये दोनों इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो मुझे ये पता है कि जब मैं यहां से यहां तक लेके जाऊंगा तो मुझे 5 जूल एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए, 5 जूल एनर्जी चाहिए। मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि चेंज कितना आ रहा है एनर्जी में, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये बात रखती है कि चेंज एनर्जी में कितना आ रहा है। तो चलो चेक कर लेते हैं, यहां से देखें बेटा, यहां से इस लेवल तक, अब दोनों लेवलें हैं तो बराबर, अच्छा यहां से यहां तक एनर्जी मुझे कितनी चाहिए, यहां की एनर्जी तो 0 है, यहां तक चाहिए तो मुझे +2 एनर्जी चाहिए। सही है, +2 जूल। अच्छा यहां से यहां तक भी कितनी चाहिए, -14 में से माइनस करें -12, तो यहां पे भी कितनी चाहिए, 2 जूल। सही है, अब देखें कि भले ही यहां पे हर पॉइंट में नेगेटिव वैल्यू है पर जो चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, जैसे यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, अल्दो द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 इज नेगेटिव एट एनी पॉइंट but change in energy is always change in, थोड़ा खूबसूरत करके लिखें, change in energy is always positive, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट चीज है, ठीक है, कितनी पॉइंट हो गई, 6 पॉइंट हो गई। नेक्स्ट चीज देखें, अब सुनिएगा बेटा, फार्मूला क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, -GMEM/r। सही है, अच्छा ये फार्मूला है, समझिएगा। अब हमें ये तो पता है कि यहाँ पे बेटा एनर्जी क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ पे ये वाला फार्मूला अगर लगा रहे हैं और रेफरेंस पॉइंट किसको माना है, सरफेस ऑफ अर्थ को, तो यहाँ पे 0 है, पर यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे -14 है। ठीक है, पर यहाँ पे सुनिएगा तो गौर से कि माइनस का मकसद क्या होता है, ये जो माइनस है ना, ये माइनस है, इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है डेफिसिट, डिफिशियंसी। ठीक है ना, कमी को जाहिर करता है। क्या किसको जाहिर करता है, कमी को जाहिर करता है, नेगेटिव में। मतलब कोई चीज मेरा अकाउंट है वो अगर नेगेटिव है, सही ना, मेरा बैलेंस जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मकसद ये है कि मेरे अकाउंट में तो कोई पैसे नहीं है और ऊपर से मेरे ऊपर उधार भी है। ठीक है, अच्छा
अब यहां का मकसद क्या है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये नेगेटिव साइन किसको चीज को इंडिकेट करती है, ये -8 है मिसाल के तौर पर, यहाँ पे क्या है -8 है, तो ये नेगेटिव साइन किसको शो करती है, कमी को। किसकी चीज की कमी, एनर्जी की कमी। कहां से, रेफरेंस पॉइंट से। कहां से, रेफरेंस इंफिनिटी से। कहां से बेटा, इंफिनिटी से। मतलब इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इंफिनिटी तक जो पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसमें से कितनी एनर्जी कम है, 8। कितनी एनर्जी कम है, 8 है। यानी कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये -8 का मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे 8 एनर्जी है, समझे ना। इसका मकसद है कि ये माइनस साइन किस चीज को इंडिकेट करती है, कमी को। किस चीज की कमी, किस चीज की कमी, एनर्जी की कमी। सही है। कहां से, इंफिनिटी से। यानी कि ये जो 8 है, ये 8 का ये मकसद नहीं है कि यहाँ पे एनर्जी 8 है, इसका मकसद ये है कि ये इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे कितनी एनर्जी कम है, 8। उससे कितनी कम है, 8 है। सही है, समझ में आया। ये माइनस साइन इस चीज को, डेफिसिट, इसको इंडिकेट करती है। अब समझिएगा, अगर यहाँ पे -8 है और यहाँ -10 है, तो ये वाली जो एनर्जीज है वो लोअर है, इससे ये वाली क्या है, लोअर है। यानी कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो वो ऊपर थोड़ी जाएगी, ये यहाँ पे कोई बॉडी है वो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी ये वाली जो लेवल्स है वो लोअर एनर्जी लेवल्स है, ऊपर वाली एनर्जी लेवल्स ज्यादा है, ठीक है ना, बड़ी है, ठीक है ना। तो कोई भी ये जो पॉइंटें हैं ये वाली एनर्जीज ज्यादा है, ठीक है। तो कोई बॉडी यहाँ पे रखूंगा तो ऊपर नहीं जाएगी, नीचे जाएगी। इसका ये मकसद है कि ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है इज ऑलवेज क्या, अट्रैक्टिव। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जब हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ेंगे तो वो आप पढ़ोगे K(Q1Q2)/R। यहाँ पे आप नेगेटिव साइन नहीं दे रहे क्योंकि वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, सही है। पर यहाँ पे नेगेटिव साइन हमेशा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। क्लियर है ये बात, ओके गुड। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, एक खास बात आपको समझानी है, ठीक है। चलो आप समझिए, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, ये सब इन चीजों को मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा रहा हूं, सिर्फ ये 2 गोले में छोड़ूंगा, ये काम के हैं, ये दोनों गोले काम के हैं, ठीक है। बस इतना काफी है। चल मान ले बेटा, मुझे क्या करके लेके जाना है यहां से, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे, इधर एनर्जी कितनी होती है, इधर एनर्जी रेफरेंस पॉइंट, अगर ये आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh लगा रहे हो, सही। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं होगी, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका जो फार्मूला होगा ये वाला क्या है, RE, क्या है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, वैसे तो फार्मूला एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का क्या है बेटा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है -GMEm/r। पर अगर यहाँ पे बॉडी होगी, इस जगह पे ए पे होगी, तो फिर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ अ बॉडी एट ए, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होगी। कहां पे होगी, इफ बॉडी इज एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, जो अब हो रहा है, ठीक है। तो जो फार्मूला होगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होगा, -GMEm/RE, क्लियर है। अच्छा ये होगा, यानी कि यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे 0 नहीं आ रही पर कोई निगेटिव वैल्यू है, सही है। जैसे यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है। 0 तो इन्फिनिटी पे आती है जब ये फार्मूला यूज करते हैं, क्लियर। अच्छा अब सुनिए, समझिएगा थोड़ा। मान लें कि हमारे पास एक, अब सवाल ये आता है ना कि सर हम ये फार्मूला यूज करें या ये फार्मूला यूज करें, हमारे पास तो 2 फार्मूला है, कौन सा यूज करें, ठीक है। देखते हैं कौन सा यूज करना चाहिए, क्या दोनों की रिजल्ट सेम आती है या अलग अलग आती है। चले मान लें हमारे पास 1 kg का मास है या 2 kg का मास है, कितने का, 2 kg का मास है, ये यहां से यहां लेके जाना है,
और ये जो हाइट है हम मान लेते हैं कि 1 मीटर की है। कितने की है? 1 मीटर की हाइट है। सही है। अच्छा, अब पहले यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और फिर डिफरेंस चेंज निकालेंगे कि चेंज कितनी आ रही है। ठीक है, कैलकुलेट समझा। देखिए थोड़ा पहले इधर देख लेते हैं। और यही सेम सरफेस ऑफ अर्थ से 2 kg का मास हम कहां लेके जा रहे हैं? इधर 1 मीटर दूर ऊपर। सही है। इधर सरफेस ऑफ बेटा इधर एच क्या है? इधर सरफेस ऑफ अर्थ पे इधर एच क्या है? 0, तो इधर क्या आएगी? 0 जूल। इधर एम कितना है? 2, जी कितना है? 10 और एच कितना है? 1। तो 2 10 ना 20, 21 ना 20, तो यहां पे कितनी आएगी? 20 जूल आएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं यहां पे चेक कर लेते हैं। सही है। इधर ये इनको डंडियों को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। सही है। इधर अगर मुझे चेक करनी है, इस जगह पे मुझे एनर्जी चेक करनी है, तो मेरे पास फार्मूला क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ पे ये, तो मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे ये वाला फार्मूला लगाऊंगा 6.67 इंटू 10 पावर -11। और बेटा मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 पावर 24 kg। और मास ऑफ बॉडी कितना है, जो मैं इसको इधर से इधर लेके जा रहा हूं, वो है 2 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 kg। तो 6400 किलोमीटर, सॉरी। तो 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 125,062। सही, ये नेगेटिव में है। सही है, 62 और 500 इतने जूल। यानी कि मैं अब ये सारी वैल्यूज तब्दील कर मिटा देता हूं। मैं यहाँ पे ये रखूंगा, कितनी है? -125,062 500 जूल, इतनी। सही है, इतनी यहाँ पे एनर्जी है। अच्छा, अब फिर मुझे यहाँ पे चेक करनी है, तो U इज इक्वल टू -6.67 इंटू 10 पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 2। और अब सिर्फ क्या है? 6400 ये 2। सही, कितने? 1 मीटर ऊपर जाना है। सही है। तो फिर जो जवाब आया, हमने देखा वो जवाब आया -125,062 और 480 जूल। यहाँ पे -125,062 और 480 जूल। ठीक है, अब देखना यहां से यहां तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 20 जूल। कितनी एनर्जी चाहिए? 20 जूल। यहां से यहां तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए?